हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 16। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 16वां वीडियो है और इससे पहले 15 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मतलब मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघटय है और आप उस विद्युत अपघटय को पानी में घोलते हो या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हो, तो उस विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख लो, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लो हेडिंग। लिख लिया सबने? अब नंबर 1 हेडिंग लिखो, सबसे पहला कारक नंबर 1 लिखो विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय कह दो या अपघट्य कह दो, एक ही बात है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघटय की प्रकृति, सबसे पहला कारक जो हमें पढ़ना है वो है विद्युत अपघटय की प्रकृति। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटय फैराडे ने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो प्रबल विद्युत अपघटय और एक दुर्बल विद्युत अपघटय। ये जो प्रबल विद्युत अपघटय होता है ना, इसके आयनन की मात्रा अधिक होती है और आयनन का वेग भी अधिक होता है, इसीलिए तो इसे प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघटय की खासियत ये होती है कि इसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग होता है कम। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघटय के आयनन, प्रबल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होते हैं। आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने पानी के अंदर एक प्रबल विद्युत अपघटय घोल दिया, तो प्रबल विद्युत अपघटय क्या करेगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटेगा और बहुत ज़्यादा वेग से टूटेगा। और यदि आपने दुर्बल विद्युत अपघटय डाल दिया पानी के अंदर, तो दुर्बल विद्युत अपघटय बहुत कम मात्रा में टूटेगा, यानी उसकी आयनन की मात्रा भी कम होगी और उसका आयनन का वेग भी कम होगा। तो सबसे पहला कारक जो हमने पढ़ा है वो है विद्युत अपघटय की प्रकृति। कि आप जो विद्युत अपघटय प्रयोग कर रहे हो,
वो विद्युत अपघटय कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। मैंने आपको बताया था कि प्रबल विद्युत अपघटय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक तो प्रबल अम्ल, एक तो प्रबल क्षार और एक तो सभी लवण। और दुर्बल विद्युत अपघटय को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो दुर्बल अम्ल, एक तो दुर्बल क्षार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहला कारक है विद्युत अपघटय की प्रकृति। नंबर 2, इसे नंबर 1 को ऐसे लिखते हैं, चलो नंबर 2 में हम हेडिंग लिखेंगे विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। हमारा जो विलायक है ना, वो विलायक किस तरह का है, किस तरह का होने से तात्पर्य पता क्या है भाई, विलायक ध्रुवीय तो होगा, ये बात तो पक्की है, पर हमें यहाँ देखना है परावैद्युतांक। क्या देखना है, परावैद्युतांक। जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है ना, उसमें विद्युत अपघटय को जब भी आप घोल लोगे तो विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा अधिक होगी और आयनन का वेग भी अधिक होगा। मान लो आपके पास एक ही विद्युत अपघटय है, जैसे मैं कहूँ हमारे पास कोई विद्युत अपघटय है ए बी, या तो ये प्रबल विद्युत अपघटय है या तो दुर्बल है। ठीक है, और हमारे पास 2 बर्तन हैं इस तरह के, एक बर्तन तो ये है और एक बर्तन ये है। इसमें और इसमें हमने 2 द्रव घोल रखे हैं, एक तो इसमें X है, द्रव क्या विलायक कहो, और दूसरे बर्तन में Y विलायक है। और आपने AB की कुछ मात्रा इसमें भी डाल दी और AB की कुछ मात्रा इसमें भी डाल दी। और यदि मैं आपको कहूँ कि परावैद्युतांक X का ज़्यादा है Y से, X का ज़्यादा है Y से परावैद्युतांक, तो विद्युत अपघटय तो AB था, इसमें भी और इसमें भी। इसमें जो द्रव था यानी विलायक था वो X था और इसमें विलायक था Y। X का परावैद्युतांक ज़्यादा है Y से, तो यही विद्युत अपघटय X में घुलने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनित होगा और इसके आयनन का वेग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ विलायक जो है हमारे पास, जो हमने XY लिए, इस विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे। किस निष्कर्ष पे पहुँचे बताओ? हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि किसी विलायक का परावैद्युतांक अधिक होने पर, किसी विलायक का परावैद्युतांक अधिक होने पर उसमें परावैद्युतांक अधिक होने पर उसमें विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा, विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होते हैं। आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होते हैं। मतलब आपके पास यदि कोई विद्युत अपघटय है और आप उस विद्युत अपघटय को ऐसे विलायक में घोल रहे हो जिस विलायक का परावैद्युतांक ज़्यादा है, और यदि विलायक का परावैद्युतांक ज़्यादा है ना, तो वो विद्युत अपघटय ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटेगा और ज़्यादा वेग से टूटेगा। और यदि उसी विद्युत अपघटय को आप किसी ऐसे विलायक में घोल देते हो जिसका परावैद्युतांक कम है, तो वही विद्युत अपघटय क्या करेगा, कम मात्रा में आयनों में टूटेगा और उसका आयनों में टूटने का वेग भी कम होगा। अब जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो जल्दी से, एक बात बताऊँगा बहुत बढ़िया। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो आप बता रहे हो परावैद्युतांक, इस परावैद्युतांक का क्या मतलब है? परावैद्युतांक का मतलब पता क्या है?
मान लो आपके पास कोई विलायक है और उस विलायक में आप विद्युत अपघटय की कुछ मात्रा घोलते हो। विलायक में क्या घोलते हो? विद्युत अपघटय की कुछ मात्रा। तो वो विलायक या फिर विलायक के अणु विद्युत अपघटय के जो धन आयन और ऋण आयन हैं उनके बीच एक प्रकार का प्रतिकर्षण लगाते हैं, या फिर यूँ कह दो कि विद्युत अपघटय के धन आयनों और ऋण आयनों के बीच के आकर्षण को कम करते हैं। तो किसी विलायक के द्वारा विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कम करने की जो शक्ति होती है ना, उसे ही कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, लिख लो आप। चलो इस बात को एक हेडिंग लिखो, नोट हेडिंग लिखो, नोट। किसी विलायक द्वारा विद्युत अपघटय के आयनों, किसी विलायक द्वारा विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कम करने की क्षमता या शक्ति भी कह सकते हो आप, शक्ति को कम करने की क्षमता को उस विलायक का क्या कहते हैं बताओ? उस विलायक का परावैद्युतांक, कहते हैं। तो ये होता है परावैद्युतांक। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि कोई भी विलायक विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कितना कम कर रहा है। ठीक है, और कोई भी विलायक विद्युत अपघटय के जो आयन हैं उनके बीच के आकर्षण को जितना कम कर देता है, हम कहते हैं कि उस विलायक का परावैद्युतांक उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी है कि एक हेडिंग और लिखो। चलो नोट, एक बात और बताता हूँ पहले मैं आपको। एक हेडिंग लिख लो, नोट। मान लो आपके पास कोई ऐसा विलायक है जिसका परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा है। जिस विलायक का परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा होता है ना, उस विलायक को हम कहते हैं आयनकारी विलायक। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एक बात, उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक को आयनकारी विलायक, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब कोई विलायक यदि आपके पास ऐसा हो जिसका परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा है, तो पक्की बात है वो विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को बहुत कम कर देगा।
और यदि वो विद्युत अपघटक के आयनों के बीच के आकर्षण को बहुत कम कर देगा तो विद्युत अपघटक के आयनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच जो बॉन्ड बनता है वो टूट जाएगा। और यदि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का बॉन्ड टूट जाता है तो NaCl आयनों में टूट जाएगा, दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे। और यदि उसके दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं विद्युत अपघटक के, तो समझ जाओ उसका आयनन हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, लिख लो। चलो यहाँ एक एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। आपको मैंने बताया कि परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघटक है NaCl, तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आपस में जुड़े होते हैं आयनिक बंध के द्वारा। अब आपके पास कोई विलायक है, वो विलायक क्या करता है, इनके बीच का जो आकर्षण है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे, क्योंकि विपरीत आवेश है इनके ऊपर। इस आकर्षण को कम करेगा कोई भी विलायक। क्या करेगा, इस आकर्षण को कम। और इस आकर्षण को कम करने की जो क्षमता होती है, जैसे मैं कहूँ पानी है, पानी, तो जल का अणु इनके बीच में कैसे आएगा, ऐसे मान लो ऐसे आएगा। आपको पता है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ चलो चित्र समझाने के लिए। जल के अणु का साइज थोड़ा छोटा होता है। वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है। नमक है विद्युत अपघटक और ये जल का अणु है H2O। मैंने आपको सिखा रखी है संरचना जल के अणु की, जब संकरण बताया था। सबको पता है कि इसके ऊपर आंशिक धनावेश और इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। क्या होता है, आंशिक ऋणावेश। तो ये बताओ, ये वाला हिस्सा जल का धनावेशित है और ये वाला सोडियम धनावेशित है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा और इसके बीच भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये है कि जल का अणु NaCl के जो आयन हैं उनके बीच के आकर्षण को कम कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी विलायक के अणु द्वारा विद्युत अपघटक के आयनों के बीच के आकर्षण को जो कम करने की क्षमता होती है या शक्ति होती है, उसे हम कहते हैं उस विलायक का परावैद्युतांक, ठीक है। और यहाँ बताया कि उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक को आयनकारी विलायक या आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि निर्वात है, निर्वात का परावैद्युतांक, मान लो हम निर्वात का परावैद्युतांक देखते हैं कितना है। निर्वात का परावैद्युतांक या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है 1.00, जो सबसे कम है, सबसे कम। निर्वात तो आपको पता है किसे कहते हैं। निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां वायु भी नहीं होती है। निर्वात, निर माने विदाउट, वात माने वायु, वायु के बिना, ठीक है। अब इसी तरीके से आप वायु का परावैद्युतांक यदि देखोगे तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1.0054। कितना होता है, 1.0054। यह परावैद्युतांक है वायु का। अब यदि आप जल का परावैद्युतांक देखोगे, जल का, तो जल का परावैद्युतांक आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा 80। देखो 1.0054 और 80 कितना अंतर है। तो जल का परावैद्युतांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए जल एक आयनकारी विलायक है। विलायक है या होता है, एक ही बात है। जल एक आयनकारी विलायक इसलिए होता है क्योंकि जल का परावैद्युतांक क्या होता है, अधिक। देखो जल का परावैद्युतांक कितना है, 80 है। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया, यहाँ जो अभी हमने बात की है वो परावैद्युतांक की बात की है। और परावैद्युतांक में मैंने आपको समझाया है कि कोई भी विलायक क्या करता है, विद्युत अपघटक के आयनों के बीच के आकर्षण को कम करता है।
और किसी भी विलायक द्वारा विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कम करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम कहते हैं उस विलायक का परावैद्युतांक। ठीक है। और यदि किसी विलायक का परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है, तो ऐसे विलायक को हम कहेंगे आयनकारी विलायक, क्योंकि वो विद्युत अपघटय को आयनों में तोड़ देगा, क्योंकि विद्युत अपघटय के आयनों के बीच का आकर्षण वो बहुत कम कर देगा, इसलिए हम उसे कहेंगे आयनकारी विलायक। ठीक है। फिर हमें पता चला कि निर्वात का परावैद्युतांक 1 है, वायु का 1.0054 है, और जल का परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा है 80। ध्यान रखना, फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। इसका मतलब साफ है कि जल एक आयनकारी विलायक होगा। जल में जब भी आप किसी विद्युत अपघटय को घोल दोगे तो वो विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को इतना कम कर देगा कि विद्युत अपघटय के आयनों के बीच बनने वाला आयनिक बंध टूट जाएगा, और वो विद्युत अपघटय के अणु सारे आयनों में टूट जाएंगे, यानी उनका आयनन हो जाएगा। ठीक है। चलो खैर, तो हमने पढ़े थे 2 प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला प्रभाव पढ़ा था, हम देख रहे हैं आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला प्रभाव पढ़ा था विद्युत अपघटय की प्रकृति। विद्युत अपघटय की प्रकृति में मैंने आपको बताया कि कोई भी विद्युत अपघटय यदि प्रबल है तो उसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होगा, और दुर्बल विद्युत अपघटय है तो उसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग कम होगा। उसके बाद हमने पढ़ा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में आपको बताया यदि विलायक का परावैद्युतांक ज़्यादा है तो वो विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा और आयनन के वेग को बढ़ा देगा, और यदि परावैद्युतांक कम है तो वो विद्युत अपघटय के आयनन का मात्रा और आयनन के वेग को घटा देगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो यहाँ विलायक का परावैद्युतांक आपको देखना है। फिर आपको बताया कि परावैद्युतांक का मतलब क्या है। किसी भी विलायक के परावैद्युतांक का मतलब है कि वो विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कितना कम कर देता है। और फिर आपको बताया कि जिस विलायक का परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा होता है उस विलायक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आयनकारी विलायक। ठीक है, या आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, जैसे जल। ठीक है। चलो अब लिखो आप हेडिंग नंबर, कितने पॉइंट पढ़े थे हमने? 2 पढ़े थे। तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। तीसरा हम प्रभाव पढ़ेंगे, हेडिंग नंबर 3, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। चलो ताप के प्रभाव की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मान लो आपके पास एक विलायक है, एक विद्युत अपघटय आप उसमें घोल रहे हो, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है? जैसे विद्युत अपघटय मान लो आपके पास NaCl है, NaCl है प्लस माइनस, तो आपको पता है कि ताप यदि आप बढ़ाओगे तो इन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, यानी वेग बढ़ेगा, और आयनों के बीच का वेग बढ़ेगा। यदि इनका वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इनके बीच आकर्षण बल घट जाएगा। ठीक है। और जब इनके बीच, आयनों के बीच की बात कर रहे हैं हम, और आकर्षण बल घटेगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा आयनों में टूटेंगे, आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी और आयनन का वेग भी बढ़ जाएगा। नॉर्मली मैं आपको कहूँ, ठंडे पानी में कम नमक घुलता है और गर्म पानी में घुलता है ज़्यादा नमक। गर्म पानी में ज़्यादा नमक इसलिए घुलता है क्योंकि गर्म पानी में क्या होता है, नमक के आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से, वेग बढ़ने से आयनों के बीच के आकर्षण बल को कम कर दिया जाता है, और आयनों के बीच का आकर्षण जब घटेगा तो फिर विद्युत अपघटय ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटेगा ही, आयनन की मात्रा तो बढ़ी जाएगी, आयनन का वेग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हेडिंग लिखी हमने ताप का प्रभाव, तो हम यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ने पर या बढ़ाने पर, ऐसे लिख दो। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा एवं वेग, गतिज ऊर्जा एवं वेग बढ़ जाते हैं। गतिज ऊर्जा एवं वेग बढ़ जाते हैं।
आयनों की गतिज ऊर्जा एवं वेग बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाता है? घट जाता है। उनके बीच का आकर्षण बल घट जाता है। अतः आयनन की मात्रा व आयनन का वेग क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। सीधी सादी बात है कि यदि आप किसी विद्युत अपघटय के विलयन को गर्म करोगे तो आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बढ़ जाएंगे। या फिर सीधी सादी बात है, ठंडे पानी में नमक को आप कम घोल पाओगे, जबकि गर्म पानी में नमक के घुलने की मात्रा भी बढ़ जाएगी और नमक के घुलने का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम चौथा प्रभाव, हेडिंग नंबर 4, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव। चलो सांद्रता का प्रभाव देखते हैं। सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है आयनन की मात्रा पर? देखो जरा ध्यान से समझो। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक बर्तन है, इस तरह का बीकर है एक, और एक बीकर और है। चलो 2 बीकर लेते हैं। इस तरह के 2 बर्तन हैं मेरे पास। इस बर्तन में भी हमने यहाँ तक पानी भर रखा है, इसमें भी पानी भर रखा है, दोनों में जल है, यानी एक ध्रुवीय विलायक है, यानी एक आयनकारी विलायक है, ऐसा भी तो कह सकते हो आप। अब इसमें भी मुझे एक विद्युत अपघटय जैसे NaCl घोलना है और इसमें भी मुझे एक विद्युत अपघटय जैसे NaCl घोलना है, दोनों में नमक घोलना है। अब मैं आपको कह रहा कि इसमें पहले से 1 चम्मच नमक का घुला हुआ है और इसमें पहले से 10 चम्मच नमक के घुले हुए हैं, तो आपको इसमें तो घोलना है दूसरा चम्मच। इसमें तो घोलना है आपको 1 चम्मच पहले से नमक का घुला हुआ है, दूसरा चम्मच घोलना है, और इसमें आपको घोलना है 11वां चम्मच। तो मुझे सोच के बताओ कि जिसमें पहले से 1 चम्मच नमक का घुला हुआ है उस विलयन में दूसरा चम्मच घोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या जिसमें पहले से 10 चम्मच घुले हुए हैं उसमें 11वां चम्मच घोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा? बताओ सोच के, कमेंट बॉक्स में लिख दो। आपका जवाब आया होगा कि जहां 10वां चम्मच 10 चम्मच आपने घोल रखे हैं वो विलयन सांद्र है, उसमें पहले ही विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जब आप 11वां चम्मच उसमें डालोगे तो उसे घोलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसे घोलना ही मुश्किल हो रहा तो 11वें चम्मच का आयनों में टूटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और भी मुश्किल काम है। जबकि यहाँ 1 चम्मच था, ये तनु विलयन था, इसमें जब आपने दूसरा चम्मच डाला तो दूसरे चम्मच का घुलना ज़्यादा आसान होगा इसके मुकाबले जहाँ आप 11वां चम्मच नमक का घोल रहे हो। तो जब ये घुलना आसान है तो इसका आयनों में टूटना भी आसान होगा। सीधी सादी बात है बिल्कुल एकदम। इसका मतलब साफ बात यह है कि यदि आप सांद्रता बढ़ाओगे ना, यहाँ सांद्रता ज़्यादा है ना और यहाँ कम है, यदि आप सांद्रता बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है, आयनन की मात्रा और आयनन का वेग घट जाते हैं, क्योंकि सांद्र विलयन में पहले ही विद्युत अपघटय बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो लिखते हैं चलो इसके बारे में। यदि आप सांद्रता बढ़ाओगे तो विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा और आयनन का वेग क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ लिख लो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघटय के
विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा एवं आयनन का वेग घट जाते हैं। आयनन की मात्रा एवं आयनन का वेग घट जाते हैं, जबकि सांद्रता घटाने पर या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर यानी पानी मिला दो उसमें, तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा व आयनन का वेग क्या हो जाते हैं बताओ? आयनन की मात्रा व आयनन का वेग बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पॉज करके लिखेंगे, पर एक बात ध्यान रखनी है। रुको एक मिनट, एक बात बताता हूँ। ये जो आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बढ़ते हैं ना, एक निश्चित सीमा तक बढ़ते हैं। मैंने आपको कल समझाया था ना, मैंने आपको बताया था कि चलो ध्यान से देखो दोबारा। अच्छा, मान लो आप किसी विद्युत अपघटय के विलयन में पानी मिलाते जा रहे हैं, तो पानी मिलाने से क्या होता है? आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन का वेग भी बढ़ेगा। जितना पानी मिलाओगे आयनन की मात्रा उतनी बढ़ेगी। पर क्या आयनन की मात्रा 100% से ऊपर चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जा सकती भाई। 100% से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है। आयनन की मात्रा का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या आयनन की प्रतिशतता का मान 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हमने जो लिखा है ना, जबकि सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर यानी उसमें पानी मिलाने पर आयनन की मात्रा व आयनन का वेग बढ़ जाते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एक निश्चित सीमा तक, यानी एक अधिकतम मान है। और जब आयनन की मात्रा 1 हो जाएगी, ठीक है, या आयनन की प्रतिशतता 100% हो जाएगी, तो उसके बाद चाहे कितना ही पानी मिलाते रहियो, ना तो आयनन की मात्रा बढ़नी और ना तो आयनन का वेग बढ़ना। बताओ समझ में आ रही क्या बात? अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके जल्दी से लिख लेंगे। लिखो बेटे जल्दी से पोज करके। लिख लिया सबने? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमने टोटल कितने कारक पढ़े? 4 कारक पढ़े। सबसे पहला तो पढ़ा विद्युत अपघटय की प्रकृति, कि यदि आपके पास प्रबल विद्युत अपघटय है तो उसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होगा, क्योंकि वो तो प्रबल विद्युत अपघटय है, उसे तो ज़्यादा आयनों में टूटने की आदत है, तेज़ी से टूटने की आदत है। और यदि आपके पास दुर्बल विद्युत अपघटय है तो उसके लिए आयनन की मात्रा और आयनन का वेग कम होगा। उसके बाद नंबर 2 पे हमने पढ़ा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में आपको बताया कि जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है उस विलायक में किसी विद्युत अपघटय को जब आप घोल दोगे तो उस विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होगा। यदि आपने विद्युत अपघटय को किसी ऐसे विलायक में घोला है जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा होता है, जैसे जल का परावैद्युतांक होता है 80। इसी में साथ में एक बात और समझाई थी आपको कि परावैद्युतांक का मतलब होता है कि कोई भी विलायक विद्युत अपघटय के आयनों के बीच के आकर्षण को कितना कम कर देता है, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। जैसे जल का परावैद्युतांक 80 है और जिस विलायक का परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा होता है ना, उसे हम कहते हैं आयनकारी विलायक या आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, जैसे जल, क्योंकि उसका परावैद्युतांक 80 है। ध्यान रखना, जल का परावैद्युतांक कितना है? 80। फिर नंबर 3 पर हमने पढ़ा ताप का प्रभाव।
ताप के प्रभाव में आपको पढ़ाया कि जब किसी विद्युत अपघटक के विलयन को आप गर्म करोगे तो गर्म करने से विद्युत अपघटक के आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनके बीच का आकर्षण घट जाएगा और आकर्षण घटने के कारण आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा सांद्रता का प्रभाव। इसमें आपको बताया सांद्रता बढ़ने पर आयनन की मात्रा और आयनन का वेग घट जाता है, जबकि तनुता बढ़ने पर बढ़ जाता है, पर इसके बढ़ने की एक निश्चित सीमा है। ठीक है, बस बेटे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।